शनि, चंद्र और केतु कंजक्शन के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के लिए। आपका अगर कन्या लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपको ये कंजक्शन देखने को मिलेगा आपके थर्ड हाउस में। और ये कंजक्शन में जो स्थिति बन रही है यहाँ पर शनि केतु के साथ और चंद्रमा के साथ जब स्थित होते हैं तो शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति या वैराग्य दोष का निर्माण करते हैं। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ विष दोष का भी निर्माण करते हैं और केतु चंद्र का जो कंजक्शन बना यहाँ इस कंजक्शन में उसकी वजह से यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ गए तो चंद्रमा यहाँ वैसे भी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले ग्रह हैं इस कंजक्शन में, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी है और किसी भी अन्य ग्रह के प्रभाव के लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा काफी ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि साथ वाला ग्रह किस प्रकार का है, वो चंद्रमा की एनर्जी या चंद्रमा के कारकत्व को किस तरीके से प्रभावित करेगा। शनि जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं या केतु जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं तो दोनों ही कंजक्शन को अगर अलग अलग करके देखा जाए दो दो ग्रहों के तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। देखिए शनि जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं तो जातक सोचता है, बहुत लंबे समय तक वो विचार करता है, वो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है और काफी लेट निर्णय लेता है। हालांकि वो निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं ले पाता, बल्कि जातक को ज्यादा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है या उसको ज्यादा विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिले भी हो सकता है। और फिर जिस काम के लिए पर्टिकुलरली आप निर्णय ले रहे हैं वो काम आपका हो सकता है डिले हो जाए या उस काम के लिए सही समय पर आप फैसला ना ले पाए। तो शनि चंद्र का कंजक्शन एक तरीके से आप में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन डेवलप करेगा इस वजह से, और आपको लगेगा कि आपका जो हर काम है वो डिले हो रहा है, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आपका काम समय पर नहीं बन रहा। इस तरीके से फिर देखा जाएगा केतु और चंद्र के कंजक्शन को। तो केतु और चंद्र के कंजक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि केतु यहाँ इस हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं और वो शनि और चंद्रमा दोनों की ही एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए चंद्रमा की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं या जो आपका मेंटल स्टेटस है, कहीं ना कहीं उससे जहाँ तक डिटेच हो जाता है तो वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता या वो अपनी फीलिंग्स के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है। और जब जातक अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से जब डिटेच हो जाएगा तो वो वास्तव में क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो फिर आप फालतू की ही मेहनत कर रहे हैं, जबकि आप जो निर्णय लेंगे, जो भी सोचेंगे उसका फिर आपके लिए कोई महत्व निकल के नहीं आता। इससे आप बार बार अपने निर्णय को बदलते भी हैं। लेकिन शनि चंद्र के केस में फिर आप अपने किसी भी निर्णय पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्या शनि यहाँ पे वक्री होके बैठे। देखिए अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो केतु का प्रभाव इन पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर शनि केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर ये आपके सेकंड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे केतु तो इस कंजक्शन में सेकंड हाउस की तरफ मूव कर ही रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो हमेशा वक्री स्थिति में होते हैं। बट आप यहाँ शनि को ही देखिए सिर्फ कि शनि वक्री है या नहीं। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि केतु अब सेकंड हाउस के कितना ज्यादा क्लोज है या फिर शनि सेकंड हाउस के कितना ज्यादा क्लोज है, क्योंकि इनमें से अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो फिर उसका असर कभी कभी आपको सेकंड हाउस पर भी देखने को मिलेगा। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बने तो शनि केतु के कंजक्शन के यहाँ होते हुए जातक काफी ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक हो सकता है। जातक इस प्रकार के विषयों में काफी रुचि ले सकता है, वो रिसर्च करने में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, कोई भी प्रकार का साइंटिफिक कार्य करने में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है इस प्रकार से जातक में। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स है वो भी हो सकती हैं। और जातक अपने आप में काफी ज्यादा कंप्लीट या निपुण हो सकता है, बट क्योंकि वो अपनी स्वयं की एबिलिटी से डिटेच हो जाता है, वो कोई भी प्रकार के रिस्क भी नहीं ले पाता और जातक जितनी उसमें एबिलिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उसका सही वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। इस वजह से जातक को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक एक समय बाद वैरागी की तरफ जा सकता है, जो शनि और केतु का यहाँ प्रभाव है। अक्सर इसमें यह देखा गया है कि शनि अगर वक्री हो तो जो वैराग्य युति है या जो वैराग्य दोष है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो आपको अब ये देखना होगा। अब मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए काफी मैटर करेगी कि मंगल कितना ज्यादा अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, क्योंकि अगर मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है या फिर इस कंजक्शन को अगर बृहस्पति से एस्पेक्ट मिल जाती है या दृष्टि मिल जाती है तो कुछ हद तक ये कंजक्शन फिर आपके लिए फेवरेबल भी साबित हो सकता है। अब थर्ड हाउस है वो आपके रिलेटिव से, आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से जुड़ा है। ऐसे में उन लोगों के साथ आपके काफी ज्यादा मतभेद होंगे, उन लोगों के साथ इवन आपकी छोटी छोटी बातों को लेके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो जातक को लगभग हर कार्य के लिए डबल एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी ही। ऐसे में आपको बहुत कुछ सोच विचार के, बहुत ही अच्छे से समय लेके ही फैसले लेने चाहिए। यहाँ पे अब जो चंद्रमा है वो आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है। तो चंद्रमा जब इस तरीके से स्थित होंगे शनि और केतु के साथ
तो जहाँ तक अपने धन संबंधित निर्णयों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, जहाँ तक अपने जो नेटवर्क सर्कल है उसका भी पूरा लाभ नहीं उठा पाता। इस प्रकार से कभी-कभी जहाँ तक अपना जो उसका नेटवर्क सर्कल है या जो उसका सोशल सर्कल है, उसका भी वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। यहाँ जहाँ तक स्वयं को लेके ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आपके 11वें घर में कौन-सा प्लैनेट बैठा है या किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है या किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि है यहाँ पे 11वें घर पे, तो वो भी आपको विचार करनी चाहिए। शनि आपके चार्ट में पंचम घर के स्वामी और आपके वो छठे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो इन भावों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हो सकती हैं। तो फिर अगर देखा जाए संतान के साथ रिलेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन संतान में कभी-कभी आपको डिले हो सकता है या कभी-कभी अबॉर्शन जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। डिपेंड करेगा अब पंचम में कौन-सा प्लैनेट आपके बैठा है या पंचम में किसी भी प्लैनेट का यदि प्रभाव है, किसी भी ग्रह की यदि दृष्टि है तो वो भी देखिएगा। वैसे देखा जाए तो जो शनि का प्रभाव है यहाँ पर वो आपके 5th हाउस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन पर जब भी शनि दृष्टि डालते हैं और स्पेशली जब वो अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं, तो वैसे भी उनका प्रभाव उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ से शनि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रयास करवाते हैं। उसके बावजूद कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रयास तो आपने कर लिया लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जैसी आप चाहते थे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा, यहाँ शनि को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अगर अपने निर्णय को बार-बार बदलेंगे, अगर कोई भी प्रकार से आप विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, तो उनको बदलें नहीं और एक ही निर्णय पर लंबे समय तक अगर आप स्टिक होंगे, तो आपको कहीं न कहीं जो सफलता मिलने की संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि अब छठे घर के लॉर्ड हैं, छठे घर के लॉर्ड होकर शनि आ गए केतु के साथ और शनि अगर यहाँ वक्री हो गए, तो फिर आप अपना जो वर्क प्लेस है, उससे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील करेंगे। आप अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं देख पाएँगे अपना। इस वजह से फिर आपका जॉब में लगातार चेंजेज़ आते रहना, रूटीन लाइफ में लगातार बदलाव आते रहना और रूटीन लाइफ का जो आपका मैनेजमेंट है वो भी कुछ खास नहीं होगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग स्थिति है। फिर डिपेंड करेगा कि अब छठे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है या नहीं। या तो जो प्लैनेट बैठा है आपको उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या तो किसी भी ग्रह की यदि यहाँ दृष्टि हो तो आपको उस हिसाब से विचार करना रहेगा। देखिए, यहाँ अगर शनि और इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा, तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है पंचम पर और पंचम पर जब भी शनि अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं, तो संतान, लव लाइफ या बाकी मामलों में जातक उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, जातक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल होगा, जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकली सोचेगा या विचार करेगा, उतना ही उसके लिए अच्छा है। अब जातक अपने निर्णयों को लेके कितना स्टेबल है, कितना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा या स्ट्रिक्ट होगा, उतना ही उसको फ़ायदा मिल पाएगा। शनि पंचम पर दृष्टि डालें तो आपको इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा सीरियस बनाते हैं। फिर यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है अब आपके पंचम भाव में, उस ग्रह विशेष को लेके आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है। फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करेगा अब जो पंचम भाव में बैठा ग्रह है वो आपके आर्थिक मामलों, आपकी आर्थिक रूप से जो सोच है, धन को लेके, संपत्ति को लेके जो सोच है, उसमें बहुत बड़ा योगदान करेगा और फिर उस ग्रह का दृष्टि आपके 11वें घर पे होगा, जहाँ 11वें घर का लॉर्ड यहीं बैठा है इनके साथ ही। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाते हैं आपके 9th हाउस पे। देखिए 9th हाउस में ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, तो वैसे तो यहाँ पर जो केतु हैं वो भी उच्च की स्थिति में आ गए और कुछ लोग जो वृषभ में राहु को उच्च का मानते हैं, तो यहाँ राहु उच्च की स्थिति में आ जाएँगे और इधर केतु भी उच्च की स्थिति में है। इसलिए राहु यहाँ हालाँकि केतु के साथ 180 डिग्री एंगल पे है, तो राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकते 3rd हाउस में। वैसे भी जितना भी ग्रहों का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है किसी का भी, वो केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। तो राहु से आपको 3rd हाउस के लिए कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बल्कि यहाँ आपको केतु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अगर शनि वक्री नहीं है तो शनि पर भी। क्योंकि अगर शनि वक्री नहीं होंगे कुछ हद तक वो आप में ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेकर आ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रोल फिर होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। क्योंकि वैसे तो आपके राहु काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वो राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं। तो वो ग्रह अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके इन प्लैनेट्स को प्रभावित कर पाए, जहाँ पर वो शनि, केतु और चंद्रमा तीनों को ही प्रभावित करेगा। हालाँकि जो राहु की दृष्टि है, उस वजह से यहाँ चंद्रमा प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि से चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं। वैसे कंजक्शन का प्रभाव हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। इसलिए इस प्रकार से राहु एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ यहाँ शनि, केतु आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करवा रहे हैं या एफर्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अब आपको कौन-सा डिसीज़न लेना है, आपको किस साइड में जाना चाहिए या क्या आपको विचार करना चाहिए, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। और किसी भी काम के लिए आपको लगातार एफर्ट करने की आवश्यकता है या लगातार एफर्ट करने के बावजूद भी अगर आपको सही रिज़ल्ट ना मिले, तो वहाँ पर अपना और ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाने की आपको आवश्यकता है।
फिर यहाँ से इनका दृष्टि आ जाता है 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शनि का जो दृष्टि होगा वो थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए डिस्टर्बेंस ला सकता है। मैरिड लाइफ और जो आपका रात्रि का रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा आप में अकेलापन, आपको मानसिक तनाव की स्थिति, डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह ये सब। अब यहाँ 12वें घर में बैठा प्लैनेट बहुत मैटर करेगा आपके लिए। तो 12वें घर में बैठा प्लैनेट कौन-कौन से भाव का स्वामी है आपके चार्ट में और वो यहाँ कैसी स्थिति में है स्वयं। देखिए शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो वैराग्य की तरफ या अध्यात्म की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाते हैं। बट शनि अगर वक्री नहीं है उस केस में आपको विदेश के साथ जोड़ के किसी भी तरीके से शनि लाभ दे सकते हैं। विदेश यात्रा दे सकते हैं, विदेश में कोई सेटलमेंट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से जब भी आप 12वें घर पे अपने वर्क करेंगे या 12वें घर से रिलेटेड कोई भी फैसला लेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाने की आवश्यकता होगी। अब जो ये कंजंक्शन बन रहा है, इसमें देखिए जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, उसमें हमेशा अकेलेपन की भावना और उसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो अकेले ही सारे काम करने में सक्षम है, तो वो दूसरों से उतना ज़्यादा सहयोग लेता नहीं है। इस प्रकार से जातक इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, उसके डिप्रेशन में आने की वजह से कहीं न कहीं वो थोड़ा कुंठित हो जाएगा और जातक सही तरीके से फैसले नहीं ले पाएगा और जो भी वो फैसले लेगा, कहीं न कहीं उसकी जो दबी हुई इच्छाएँ हैं, जो उनकी जो भावनाएँ हैं, वो सामने आती हैं। अब यहाँ चंद्रमा साथ है, चंद्रमा क्योंकि अब आपके माताजी के कारक ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं माताजी के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जातक बहुत ज़्यादा एबिलिटी वाला है, लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इसका आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इससे आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है किसी भी काम के लिए, वो कहीं न कहीं बदल सकता है। इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हो सकता है। ये कंजंक्शन है तो आपको बहुत अंतर्ज्ञान देता है। अंतर्ज्ञान के साथ-साथ आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने, समझने या विचार करने की क्षमता देता है। तो इस वजह से आप अब कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, जितने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाकर आप अच्छा कर पाएँगे। ऐसे जातक अक्सर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं या वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी भी प्रकार की टीचिंग करवाएँगे, कुछ अगर वो लिखेंगे इस फ़ील्ड में या अगर वो कोई ऐसा नया रिसर्च करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में मनोविज्ञान से रिलेटेड या गुप्त विद्याओं में जैसे अकल्ट वगैरह में वो काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से लेकिन जातक काफ़ी होनहार होता है, काफ़ी ज़्यादा विद्वता वाला होता है और काफ़ी ज़्यादा वो एबिलिटी रखने वाला होता है। लेकिन बस समस्या यही कि आप अपनी एबिलिटी को नहीं पहचान पाते, समय पर उसका यूज़ भी नहीं कर पाते और जातक कुछ भी अगर करेगा उससे पहले वो कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। तो निश्चित तौर पे अब आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के इस कंजंक्शन के प्रभाव रहेंगे। बेसिकली ये कंजंक्शन रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्वयं की योग्यता, स्वयं के टैलेंट पे थोड़ा आपको ज़्यादा समय देने या थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी।